समायोजन तंत्र पे प्रश्न आए थे इस बार। डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो उसके कुछ प्रकार हैं। यहाँ पे समायोजन तंत्र क्या होता है, बताओ समायोजन तंत्र क्या होता है। समायोजन तंत्र मुख्य रूप से तो दो प्रकार का होता है। इस पे 5-6 तरीके हैं इसके, सब समझने हैं आपको। एक अंतः दंडात्मक, इंट्रापोनेटिव, और एक होता है बहिर्दंडात्मक। इस पे आएगा ना बहिर्दंडात्मक, एक्स्ट्रापोनेटिव। अंतःदंडात्मक वो समायोजन तंत्र होता है जब आप अपने आप को जिम्मेदार ठहरा देते हो। समझ रहे हो? अमूमन हमें दूसरों को ठहराना बड़ा आसान होता है, और ये हम सब की आदत होती है, ह्यूमन नेचर होता है। वो जिंदगी में जब बड़ा नहीं कर पाता है तो कहता है फैमिली खराब थी, सपोर्ट करने वाला नहीं था, गाइडेंस करने वाला नहीं था, पैसे नहीं थे, शरीर ने साथ नहीं दिया, लड़की जो मेरी लाइफ में आई वो बड़ी बेकार निकली, उसने मेरे को डैमेज कर दिया। ये चीजें बड़ी आसान है, ये बहिर्दंडात्मक है, आप डाल दो बाहर चीजों पे। लेकिन अंतर्दंडात्मक बड़ा मुश्किल काम होता है जब आप स्वीकार करते हो कि यार कुछ भी कहो वो उसका काम था, बट यार कमजोरी तो मेरी थी ना, मैं क्यों नहीं संभल पाया, मैं क्यों नहीं कर पाया, मुझे करना चाहिए था ना, मैं क्यों नहीं निकल पाया। ये बहुत जरूरी चीज है जिंदगी में। जितनी अपनी आत्म आलोचना करोगे, अपने को जिम्मेदार ठहराओगे बैठाओगे, उतनी जल्दी कम बैक कर दोगे। ये तो बड़ा आसान तरीका है, दूसरों पे डाल के फ्री हो गए आप तो, उसकी वजह से हो गया। पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। कई बार बच्चे कहते हैं सर पेरेंट्स हमें लाइब्रेरी नहीं भेजते, मत भेजने दो। होता ना, कई बार मेरे पास डेली ऐसे मैसेज आते हैं, सर घर वाले लाइब्रेरी नहीं भेजते, उन्हें डर लगता है, सर घर बाहर नहीं भेजना चाहते। अरे मत भेजने दो, कोई लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। अपने घर को लाइब्रेरी बना सकते हो, तुम अपनी छत को लाइब्रेरी बना सकते हो। तुम्हें एक कोना चाहिए होता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। मैं मेरी जो जितनी भी टॉप सक्सेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ छत पे मिली है मुझे। छत की छांव में नीचे बैठ गया, छत पे दरी बिछा ली, ठीक है, चेयर ले ली और बैठता रहा। कभी मैंने, मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी कूलर चलाया हो स्ट्रगल टाइम में। कूलर के नीचे कभी नहीं बैठा, फैन, चाहे मई हो चाहे जून हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे चीजों को बड़ा बनाते हो। ये शिकायतें हैं कि सर जून का महीना है, इतनी गर्मी लगती है, गर्मी में पढ़ाई कैसे होगी। निश्चित रूप से गर्मी पढ़ाई के प्रतिकूल होती है, लेकिन जब तुम्हारा डिटर्मिनेशन बड़ा होता है तो तुम स्थितियों को बड़ा बना लेते हो। और ये चीज हमेशा दिमाग में रखो, आपको सब कुछ आपके अनुकूल नहीं मिलेगा, और जब अनुकूल नहीं मिल रहा है तभी तो करके दिखाना चाहिए। तो ये उन लड़कियों की बात कर रहा हूं जो बार बार सर आप कुछ कर दो ना, ऐसा क्यों कर दूं भाई मैं। और आप किसी पे डिपेंड होके मान लीजिए बाहर आ गए, आपको किसी ने लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दी, फिर नहीं बन पाई तो कितनी नेगेटिविटी आएगी। जिस कोने में तुम बैठे हो वहीं बैठ के बड़ा इतिहास रचो, बहुत जरूरी है ये। मत किसी से उम्मीद करो कि वो कोई आएगा और लाइफ को बदल देगा, बहुत गंदी सी चीज लगती है। मैंने अपने दुख दर्द कभी नहीं रोए किसी के सामने, चाहे कितने भी खराब हालात रहे हो। और ये मैं आपको भी कहता हूं, मत रोया करो दूसरों के सामने, ये आपको कमजोर बना देता है। जैसी सिचुएशन है उसमें बेहतर देने का प्रयास करो, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो अंतदंडात्मक और बहिदंडात्मक का मतलब लिख लो आप। अंतदंडात्मक और बहिदंडात्मक लिखो। अंतदंडात्मक के अंतर्गत, अंतःदंडात्मक के अंतर्गत व्यक्ति, अंतःदंडात्मक के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को जिम्मेदार मानता है, स्वयं को जिम्मेदार मानता है, आत्म आलोचना करता है, आत्म आलोचना करता है,
आत्म आलोचना करता है, अपनी हताशा या असफलता, अपनी हताशा या असफलता के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानता है। स्वयं को उत्तरदायी मानता है। मैंने पहले भी कहा है, नोट्स खुद बनाओ। नोट्स अपलोड हो जाएंगे बट वो नोट्स आपके कोई काम के नहीं आएंगे जब तक खुद नोट्स नहीं बनाओगे। ये तुम क्लास सुन रहे हो तो तुमसे अधिक बेवकूफी कोई नहीं कर रहा है। आपका पेन नहीं चल रहा, आपकी नोटबुक आपके सामने नहीं है, इसका मतलब तुम्हारा पढ़ने का तरीका अच्छा नहीं है। लिखो चीजों को शॉर्ट में, दूसरों के नोट्स क्या काम आएंगे आपके। तो अंतर्दंडात्मक समझ गए। इंट्रापोनेटिव क्या है? जब आप, अब इसमें एग्जाम्पल पूछेगा, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आए हैं इस बार, ये पहली बार पूछा गया था एग्जाम में, इस बार लास्ट एग्जाम में। तो अंतर्दंडात्मक में जब आप अपने आप को जिम्मेदार ठहरा देते हो, मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं असफल, मेरी हताशा, मैं पागल था। लड़का या लड़की क्या कहती है? मैं पागल था जो भावनाओं में बह गया था। क्यों बहा मैं भावना में, जब परिणाम मुझे दिख रहा था कि यही होना है लास्ट में जाके। तो आप अपने आप को पागल कहो कि यार मैं पागल था, मूर्ख था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये अंतर्दंडात्मक है भाई, जरूरी है। मैंने किया था। मैं जिस लड़की से अटैच हुआ था 12th क्लास में, हो गया था, बहुत शाना था मैं, देख लो कितना एडवांस था उस जमाने में। 2 साल तपस्या की, 2 साल उसकी तरफ देखा प्यार भरी नजरों से। 2 साल की तपस्या के बाद जब फल पका, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो पता चला कि मैं पढ़ाई को लेकर बहुत सजग था। तो पता चला कि वो किसी और के साथ सेट हो गए हैं। तो मैंने अपने आप पे गुस्सा किया कि यार मैं कितना पागल था, मैं कितना सही मानता था कि ऐसा होगा। अरे नहीं भाई, दुनिया बहुत अलग है, यहाँ लोग यूं नजरें लगाए बैठे हैं। तुम ये समझ लेते हो कि ये मेरा अपना है, कोई किसी का अपना नहीं है। लोग यूं हड़पने को तैयार बैठे हैं, इसका ध्यान हटा, अपना जड़ा। ठीक है, इतना माहौल खराब है इस धरती पे। इसलिए कभी ये सोच के, इसलिए दुखी नहीं होना। मैं फिर कह रहा हूं, आपको लगे सर कैसे बर्दाश्त करूं, कैसे अपने सामने उसको किसी और के साथ देखूं, मंड जाने का मन करता है। उसने उसके साथ शादी कैसे कर ली सर, मैं तड़प रही हूं। मैं तो एंजॉय करना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए, कोको कोला का पैक बना के, और इमेजिन करना चाहिए कि पी ली है, अब चढ़ेगी थोड़ी देर में। मतलब इमेजिनेशन बहुत बड़ी ताकतवर होती है, कोको कोला से भी चढ़ जाती है, जरूरी नहीं होती कि आपको देशी पीनी पड़े। इमेजिन करो चीजों को लेकर, फिर आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। फिर आपको लगेगा अरे कितना मूर्ख था मैं, कहां अपनी एनर्जी खर्च कर रहा था। जो इंसान किसी और के साथ खुश है, आनंद के साथ जी रहा है, तो मैं क्यों दुखी हूं उस इंसान के साथ भाई, मुझे भी तो खुश होना चाहिए। ये अंतर्दंडात्मक, ये इस ऐसे लोग खुश रहते हैं जिंदगी में। ठीक है, एक परेशान है, नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मेरी वाइब्रेशन हो रहा है, मेरी आंख जल रही है, मेरा बीपी लो हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे बचा लो ना। कौन बच्चा है बताओ। अब देव सिंह सर एकमात्र आदमी है जिसके पास ऐसे बच्चे आते हैं। क्या दूं बताओ उन बच्चों को। लिखो, वही दंडात्मक, एक्स्ट्रापोनेटिव। इसके अंतर्गत व्यक्ति, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी असफलता को, हताशा को दूसरों पे डाल देता है, अपनी असफलता को, हताशा को दूसरों पे डाल देता है, जैसे उसकी वजह से, जैसे उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, या उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया या उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। आप में से कोई बच्चा है जिसको लगता है कि उसने मुझे डिस्टर्ब किया है?
वरना मैं अब तक 1 साल पहले लग जाता। कौन है? कोई आई नहीं? इंतजार है क्या? आई नहीं तो अरे गोलू बता। हैं? क्या करोगे? डायरेक्ट शादी करेगा? देखना इस शख्स को, देखना ही वही शख्स है जिसको 10 मिनट बाद में कोई लड़की पास में बैठ के प्यार भरी नजरों से कह दे, शाम को मूवी देखने चलें क्या? तो ये जो कह रहा ना कि मैं शादी से पहले तो कुछ करूंगा ही नहीं, मैं ऐसे ऐसे नहीं, मैं प्रभावित नहीं होता, मैं पापा के सपने लेके आया हूं, शाम को मैसेज करेगा, मैं फ्री हूं बता दो कहां आना है। मेरे चेलो, मैं तुम्हें जितना जानता हूं, तुम्हारा डिटर्मिनेशन मैंने इतनी बार और इतनी जगह टूटते हुए देखा है कि मुझे विश्वास नहीं होता। कोई लड़की ये बात कहे तो मैं मान लूंगा, तुम गोलगप्पों पे तो मुझे 1% विश्वास नहीं है। तुमको चबा चबा के खा गई हैं लड़कियां तभी तो। ये नेक्स्ट लिखो। इसने किसको जिम्मेदार ठहराया? दूसरे को, कि उसकी वजह से ऐसा हो गया। लिख लिया? फिर अन्य जो तंत्र है वो लिखो। ये मुख्य है अंतदंडात्मक, इन पे प्रश्न आया था लास्ट एग्जाम में, ये नया कॉन्सेप्ट है, याद रखना। अन्य क्या है? तीसरा है परिहार तंत्र। परिहार तंत्र किसको बोलते हैं? परिहार का मतलब होता है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मैकेनिज्म, तंत्र का मतलब होता है मैकेनिज्म। तीसरा, हाँ तीसरा भाग समायोजन तंत्र का तीसरा भाग है। पहला अंतदंडात्मक, दूसरा बहिर्दंडात्मक, तीसरा क्या है? परिहार। परिहार का मतलब होता है अवॉइडेंस। क्या होता है बताओ अवॉइडेंस किसको बोलेंगे? अवॉइड करना मतलब बहुत अच्छा तरीका होता है, आप नजरअंदाज करो चीजों को। जिंदगी में बड़ा सुकून का कारण है। ऐसा कोई घर नहीं हो सकता, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता जहां आपको कभी ना कभी आपकी झड़प नहीं हो। रिश्ते हैं, वहां झड़प होंगी, वहां लड़ाइयां होंगी, वहां झगड़े होंगे और बहुत अच्छे लेवल के भी होंगे। कोई भी दुनिया की ऐसी जोड़ी नहीं हो सकती जिनमें लड़ाई झगड़े नहीं हो। सबसे बेटर तरीका क्या है? आप यदि बहुत खुश रहना चाहते हैं, आप बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करें, अवॉइड करें। कभी आपकी मम्मी कहेगी ऐसे करना चाहिए, आपकी धर्मपत्नी कहेगी ऐसे करना चाहिए, भैया ये कहेंगे ऐसे करना चाहिए, पापा कहेंगे ऐसा करना चाहिए, सबकी अलग अलग राय होंगी, सब अलग अलग देंगे। तो आप सबको सुनिए, बट लगभग चीजों को, जो नेगेटिव चीजें हैं जिनसे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, उनको क्या करिए? अवॉइड करिए, उनको बड़ा मत बनाइए। जितना चीजों को अवॉइड करोगे, जितना कोई बात है आप जितने रिएक्शंस दोगे ना, वो चीजें बड़ी बनती जाती हैं। तो जिंदगी में बहुत सुखद जीवन का जो सार है वो ये है परिहार। बहुत सारी चीजें जो आपको सही नहीं लगती उनको क्या कर दो? अवॉइड कर दो, उनसे दूर चले जाओ, आप परिहार करो, अवॉइड करो। तो लिख लो, इसके अंतर्गत व्यक्ति, इसके अंतर्गत व्यक्ति व्यक्ति किसी समस्या या तनाव से, व्यक्ति किसी समस्या तनाव से दूरी बना लेता है, किसी समस्या तनाव से दूरी बना लेता है, उसे नजरअंदाज करता है, उसे नजरअंदाज करता है, उससे बचने की कोशिश करता है। इसको अवॉइडेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। कौन सा मैकेनिज्म बोलेंगे? अवॉइडेंस मैकेनिज्म, परिहार तंत्र। चौथा तंत्र होता है संज्ञानात्मक पुनर्गठन तंत्र। संज्ञानात्मक पुनर्गठन। संज्ञानात्मक पुनर्गठन क्या होगा? कोग्निटिव रिकंस्ट्रक्टिंग। क्या करोगे बताओ इसमें? ये बहुत अच्छा तरीका है।
ये जो हम काउंसलिंग करते हैं उसमें इस चीज का यूज करते हैं, इसमें सीबीटी करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो बड़ा चर्चित थेरेपी है सीबीटी, उसमें इसका यूज किया जाता है। कैसे करते हैं बताओ? सीबीटी मतलब जैसे मान लीजिए आपके दिमाग में एक थॉट है जो लगभग बच्चों की हो सकता है। उन्होंने एक चीज बना रखी है कि सर मैं असफल व्यक्ति हूं, आई एम ए फेलियर, आई एम ए लूजर, मैं कोई काम का आदमी नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता सर, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ऐसे लोग होते हैं जो पहले कई संगति गलत पड़ जाती है, कुछ चोट हो गई, उससे अपने एक महत्वपूर्ण इवेंट को उन्होंने जिंदगी से खो दिया। एक पिक टाइम जो है, समझ रहे हो, पिक टाइम, आपका पिक टाइम चल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। उस समय आपकी गलतियां माफ नहीं होती, बाकी टाइम में आपकी गलतियां माफ हो जाती हैं। 11th 12th बीए बीएससी, इनके दौरान आप कितनी भी बड़ी गलतियां करो आपको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जो तुम्हारी जिंदगी के कैरियर का निर्माण टाइम होता है, वहां तुम एक छोटी सी भी गलती हो उसको वक्त माफ नहीं करता, बाकी दुनिया तो कौन होती है माफ करने वाली, और तुम्हें दुनिया से क्यों माफी मांगनी, ये वक्त माफ नहीं करता। याद रखना, आपकी जिंदगी माफ नहीं करेगी कि तुम्हें उस समय जब तुम्हारे जीवन का सर्जन का समय था तुम क्यों इन चीजों में पड़े। समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं? तो ऐसी चीजें करने के बाद आपके दिमाग में नेगेटिव आता है और आप अपने अपने आप को ये समझने लग जाते हो कि मैं बेकार इंसान हूं, मैं दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान हूं, मैं सबसे कमजोर इंसान हूं। अब जब ऐसे लोग मेरे पास आएंगे तो मैं उन्हें कहूंगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, तो व्यक्ति कहेगा कि सर मैं बहुत कमजोर हूं, आई एम ए वीक, आई एम फेलियर, आई एम लूजर, मैं दुनिया का सबसे गंदा आदमी हूं सर। अब मतलब उसने इतनी गंदी थॉट बना रखी है, वो उसको बहुत कमजोर बना देगी, वो उसकी लाइफ में डिप्रेशन, एडजस्टमेंट खत्म कर देगी, सब कुछ खत्म कर देगी। मैं उसमें संज्ञानात्मक पुनर्गठन में जो उसने थॉट बना लिया अपने बारे में कि मैं असफल व्यक्ति हूं, मैं फेलियर हूं, मैं बेकार हूं, मैं वरिष्ठ इंसान हूं, मैं उसके जो असफल व्यक्ति वाला जो उसने टैग लगा रखा है, मैं इस विचार को बदलूंगा। पहला काम ये करूंगा, उसे बताऊंगा तुम असफल नहीं हो। क्यों नहीं हूं मैं बताऊंगा, तुम जिंदगी में कहां कहां क्या पढ़े हो, तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड देखो, तुम्हें लिखना आता है, पढ़ना आता है, तुम्हें यह पता है कि मैंने यहां गलतियां की हैं। इन सब चीजों के बारे में सोचो, इन चीजों को तुम अपनी लाइफ से हटा दोगे, और तुम यदि एफर्ट्स करोगे तो जो असफलता वाला है वो तुम क्या बन जाओगे, सफल। आपको यहां इसके स्थान पे ये सोचना है कि मैं असफल था लेकिन मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। ये दोनों विचार मैं बना दूंगा कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। इस तरीके से भी उस बच्चे ने सोचना शुरू कर दिया, तो मतलब वो जीत की राह पे चल पड़ा है। वो कब तक जीत नहीं सकता जब तक वो उसने ये मान लिया है कि मैं दुनिया का सबसे असफल व्यक्ति हूं। और ये आप सब लोगों की जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना लिया है कि मैं लाइफ में बहुत बेकार हूं भाई, मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता, मैं खत्म इंसान हूं। और मैं इतने हजारों एग्जाम्पल गिना सकता हूं कि जो सच में वरिष्ठ थे, जो कुछ नहीं बन सकते थे, उन लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है ये सोच के कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। ये कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चर है। ये काउंसलिंग होती है जो स्पेशली सीबीटी तकनीक है, जो आजकल के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है होते हैं, करते नहीं है साइकेट्रिस्ट वाले। मुझे बहुत पसंद है ये चीजें करने की, और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने आपको पहले भी बोला है। मैं लंबा पढ़ाऊंगी नहीं पढ़ाऊं, लेकिन मैं इस पे बहुत वर्क करना चाहता हूं, इसको जीऊंगा इस सेक्टर को मैं। तो निश्चित रूप से लाइफ बदली जा सकती है, बहुत अच्छी तरीका है। तो लिख लो संज्ञानात्मक पुनर्गठन क्या है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के गलत विचार को या नकारात्मक सोच को, इसके अंतर्गत व्यक्ति के गलत सोच या नकारात्मक विचार को सकारात्मक सोच में बदला जाता है। नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदला जाता है। व्यक्ति की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदला जाता है। नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदला जाता है। जैसे
मैं बहुत खराब हूं, ये एक विचार बना रखा है व्यक्ति ने, मैं बहुत खराब हूं, आई एम वर्स्ट। मैं बहुत खराब हूं, आई एम वर्स्ट। अब मैं इसको चेंज करूंगा, इसकी जगह क्या लूंगा? मैं अच्छा कर रहा हूं। दूसरा विचार क्या बनाऊंगा इसमें, इसकी जगह मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छा बन जाऊंगा। ये जो दोनों विचार मैंने बनाए, क्या किया? कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चर किया। ठीक है। तीसरा तंत्र है पलायन तंत्र। पलायन, भाग रहे हो पलायन में। भाग जाना खतरनाक होता है। जब अपने सामने प्रॉब्लम आती है, आप आंखें बंद कर लो, क्या उससे बिल्ली भाग जाएगी क्या? लॉयन भाग जाएगा क्या? अब मन होता है अपना आंख बंद कर लेते हैं, अब खाएगा तो खा जाएगा, क्या है? ये कमजोर आदमी की पहचान होती है। तो इस पे प्रश्न आया था, इस पे भी पिछले ग्रेड में। पलायन तंत्र में क्या होता है, स्पेशली टेट एग्जाम में तो बहुत प्रश्न आते हैं इन चीजों पे। पलायन तंत्र का मतलब है, आप चीजों से बचने के लिए क्या करते हो? नशा कर लिया आपने, गोली खा ली, सिर्फ नींद की गोली खा ली, दारू पी ली, अफीम खा ली, कोई भी ऐसी चीज नशा करके उस समस्या, उस वास्तविकता को तुम विकृत करना चाहते हो, तो वास्तविकता बड़ी बनेगी, याद रखना। वो क्या बनेगी? बड़ी बनेगी। तो लिख लो पलायन तंत्र में, इसके अंतर्गत व्यक्ति, इसके अंतर्गत व्यक्ति वास्तविकता और तनाव से बचने के लिए, वास्तविकता व तनाव से बचने के लिए शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करता है। तनाव से बचने के लिए शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करता है। शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करता है। ये पलायन तंत्र है, भाग जाना। ठीक है। तो ये आया हुआ प्रश्न है कि जैसे एक व्यक्ति, प्रॉब्लम आ गई, रियल प्रॉब्लम आ गई, वो असफल हो गया, कंपटीशन में नंबर कम आ गया, और उससे बचने के लिए क्या करता, अब क्या करूं? तो उसने ड्रिंक कर ली। अब उसे लग रहा है अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि उस समय तनाव क्या है? दब जाएगा आपका। आपको वो दारू जो है वो आपके अंदर ऐसे स्रावित करेगी हार्मोन्स के, आपको आनंद आने लग जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाओगे आप, तो मजा आएगा आपको। क्योंकि ये शराब वगैरह ये चीजें आपको क्या बनाती हैं? पशुवत बना देती हैं, और आदमी पशु बन के बहुत खुश होता है। समझ रहे हो आप? इंसान क्या है? पशु बन के बहुत खुश होता है। जिंदगी में याद रखना आप। वो जब तक मनुष्य कोई नहीं रहना चाहता, मनुष्य में इतना सुख नहीं है उसको। जानवर जब बनता है तो उसको बड़ा आनंद आता है। तो जानवर जैसी गतिविधियां करके, बहुत दारू पी के, शराब पी के, ठीक है, कामुक चीजें करके, उनसे वो जानवर बनता है, तो उसको बड़ा फीलिंग गुड होती है उसको। तो मनुष्य बनना जानवर ही चाहता है, याद रखना। नेक्स्ट लिखना पलायन तंत्र के बाद, बीमारी द्वारा समायोजन। बीमारी द्वारा समायोजन तंत्र क्या है? इसके अंतर्गत क्या कर लेगा वो? बीमारी द्वारा समायोजन तंत्र, हाँ, बीमारी का नाटक करेगा, माहौल बनाएगा, चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करेगा। ये नहीं होना चाहिए। चीजों को जानने का प्रयास करो। कि ह्यूमन नेचर में नहीं करा कि सब में है हमारे अंदर, लेकिन धीरे धीरे हमें इन चीजों को कम करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये आप में, मेरे में, सब में होता है हल्का हल्का। अपने छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो अपन घर वालों से बात करते हैं, क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है। नहीं बताने की जरूरत थी मम्मी को। मम्मी को सर दर्द बता दी, बेटा ध्यान नहीं रखता, खाता पीता नहीं है, क्या करूं, तेरे को क्या बना के भेजूं? 10 बात सुन ली, आपको अच्छा फील हो रहा है, पॉजिटिव फील हो रहा है। ये आदमी का नेचर होता है। जबकि आपको बताना नहीं था, सर दर्द था, आप खुद समाधान करते, आप गर्म पानी पीते, उल्टे लेट जाते, कुछ योगा करते, कुछ भी करते, घूम लेते, हो जाता। कहां बताने की जरूरत थी? लेकिन अपने को सहानुभूति लेनी है, उससे मजा आता है आदमी को। क्या हुआ, क्या बताऊं यार, पैर फिसल गया, बहुत जोर को लगी रहा, बहुत जोर।
मम्मी को फोन करेगा चल के, मम्मी और क्या कर रही हो? बेटा खाना बना रही हूँ। अच्छा, खाना बना रहे हो। अब उसे मम्मी पूछे कब, तू ठीक है? काहे का ठीक हूँ मम्मा, गिर गए बहुत जोर की लागी। अब मम्मी भी के पट्टी बांध देगी की, मम्मी अरे छोरा तू ध्यान ही कौन रखे रे, तन कत्ती बार कहूं, तो पढ़ाई का मैंने मत ध्यान दिया कर बेटा, तू नहीं लगेगा तो भी मैं राख लूंगी। नहीं मम्मी, गिर गो मत, ज्यादा मत पढ़ जाकर बेटा, तेरा दिमाग सुनो गो, माए की हो है। मैं लगे टाबर ज्यादा पढ़ रहे हैं, ऐ को मेरे टाबर सुबह शाम 2 बार जिट्टी जाके आवा है, दर्शन करके आवा है, 2 हाजरी मार के आवा है जिट्टी के मायने। वो बैठे दूसरा हारमोन से लेना जयपुर ऐड है, और मम्मी सोचा छोरो पढ़ पढ़ की भी आंख सुननी होगी, और वो ध्यान ही को अंदर चाल चाल तो पड़ गो। माए की हो है, बा हमेशा पॉजिटिव सोचा है, हमेशा याद रखियो, माँ कभी नेगेटिव नहीं सोचती है। चाहे तुम यहां जयपुर में आके कितनी मस्ती कर जाना, लेकिन उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, अरे भाई बहुत ही परेशान हो रही होगो, ना छाछ मिले ना दही मिले, पूरे दिन पटबो करे है, मन तो यहाँ लग है कि रात में सोवे भी को नहीं वो। माँ यहाँ सोचे कि सोतो भी को नहीं होगा, जब मैं भी के पास में चली जाऊं तो बिन कम से कम सुला तो दूं। અહીંયા કોણ બેરો होशियार सिंह रात ने 9 बजे सो जा है, सुबह 7 बजे उठे है, बढ़िया 2.5 किलो चून ले है, शाम के रोड के ऊपर दर्शन करने के लिए 4 चक्कर काट की जा है। माँ सोचा कि मेरो छोरो भाई बहुत बड़ो रे, बहुत बड़ो, वो तो रूम से बाहर ही कौन निकलता होगो, वो तो गर्दन उठा के कौन देखे। माँ का भाव यही रहेगा जिंदगी भर थारे लिए। इले मैं कई बार कहूंगी कुब्बत करता हंडो ना ठिन बठिन, सोचा करो कि मम्मी के सोच रही है। क्यों सही कह रहे हो ना, एक की तरफ के देख रहे बेटा, तू भी ये कोई है, और तेरी तरफ देख रहे कि वो एंगा ही काम करे, ओ कोनी, ए जितना भी जवान है सगड़ा इमे लगे रहे। अब जो हम बात बोली ना सब रियल बात है, इलाज को नहीं, आदमी कहीं ना कहीं तो हार्मोन्स रिलीज करेगा, ठीक है। मैंने कहा माँ का नजरिया तुम लोगों के प्रति क्या, ये सोच के देखना। इसलिए जिंदगी में कभी भी मम्मी का ना आपकी प्रॉब्लम्स ने ज्यादा शेयर मत कराया करो, बाप बहुत दुखी हो जा, फिर उसको रात को नींद नहीं आएगी, वो बार बार बेचैन होगी, वो 3 या 4 बार उठेगी, उसको लगेगा कि उसके दर्द हो रहा होगा, ठीक है। अब वो बेचारी कॉल भी नहीं कर सकती, वो इतनी परेशान हो जाती है कि वो अपनी दिनचर्या को खो लेती है, तुम्हारी सिर्फ सरदर्द की एक बात से। ये केवल माँ होती है, याद रखना। तुम्हें लगा कि मैंने सहानुभूति ले ली, नहीं, तुमने माँ को 2 दर्द और दे दिए, और वो अपने दर्द तुम्हें कभी नहीं बताएगी। उसके घुटने में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी कहेगी नहीं नहीं ठीक हूं बेटा, बढ़िया हूं, पूरे दिन काम करेगी, फिर भी वो तुम्हें दर्द नहीं बताएगी। वो नहीं चाहती कि उसके दर्द को ध्यान में रख के तुम अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना छोड़ दो। उसे लग रहा है कि वो लग जाएगा, वो लगने के बाद सब चीजें सही हो जाएंगी। ये हमारे माँ बाप होते हैं। आगे बात समझो, इसलिए ज्यादा बीमारियां घर वालों को बताया करो मत। ये हो गया बीमारी तो समायोजन, लिख लो। इसके अंतर्गत व्यक्ति, हाँ, पढ़ाई करके पलायन में ही आएगा बेटा, क्योंकि तुम वास्तविकता विकृत कर रहे हो ना। भाई उससे उसका समाधान क्या होना चाहिए कि तुम उसे कारण ढूंढो कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही, मेरे को थोड़ा सा मूड चेंज कर लेता हूँ, 5 मिनट घूमता हूँ, फिर दोबारा से पढ़ूंगा, कुछ नए तरीके से नोट्स बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, वो तो हो गया समाधान। और तुम्हारा करेगी मेरा मूड खराब है, नहीं नहीं, तो हमने रजाई ओढ़ी, कंबल ओढ़ी और कूलर चला के सो गए, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, तुम भाग रहे हो उससे। वो तुम्हारे अंदर और नेगेटिविटी लेके आएगी। सुबह जब उठोगे तो तुम्हारा शरीर इतना भारी रहेगा, यार मैंने क्या किया, 3 घंटे खराब कर दिए। जबकि जब भी तुम्हारा मूड खराब हो ना, तो या तो किसी अच्छे व्यक्ति से बात करो, ठीक है, या आप थोड़ा सा पार्क वगैरह में घूमने चले जाओ, ठीक है, या मतलब कुछ भी ऐसा इमेजिन करो, या मंदिर चले जाओ, यदि जहां भीड़ नहीं हो, एकांत वाला मंदिर हो जहां कोई नहीं हो, वहां 10-20 मिनट बैठ के जाके एकदम दीवार के इशारा लगा के, और ऐसा कर लो, तो उससे तुम्हें सुकून आएगा, और वापस तुम रिकंस्ट्रक्टिव हो के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, ना कि तुम सो जाओ। और ये सबसे गंदा तरीका होता है बच्चों का, बेड सीट को मुंह पे डाला, आंख बंद करके सो गए। तुम जितना सोओगे उससे तुम्हारा दिमाग उतना ही नेगेटिव बनता जाएगा, तुम उसमें उलझते जा रहे हो। चीजों को तोड़ने का प्रयास करो, ना कि उसमें उलझने का प्रयास करो। ये समझ में आ गया समायोजन तंत्र? कोई डाउट है किसी बच्चे को? आगे बढ़िए, इसमें लिख लो। इसके अंतर्गत व्यक्ति बीमारी के बहाने बनाता है।
इसके अंतर्गत व्यक्ति बीमारी के बहाने बनाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति बीमारी के बहाने बनाता। किसमें?